गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रावस्था रूपांतरण में एंथैल्पी परिवर्तन देखा था। उसके अनुलक्ष्य में हम लोग उदाहरण देख रहे हैं। तो उदाहरण है 6.7। उदाहरण में लिखा गया है कि भाई एक ताल से निकला तैराक, मतलब कि स्विमिंग पूल से निकला है, करीब 18 ग्राम पानी की परत से ढका या गीला है। इस पानी को 298 केल्विन तापमान पर वाष्पित होने के लिए कितनी ऊष्मा आवश्यक है। मतलब कि एक तैराक है, स्विमिंग पूल से बाहर आ रहा है, वो भीगा है और उसके बदन पर जो है पानी जो है वो दूर करना है हमको। तो पानी को वाष्पित होने के लिए कितनी ऊष्मा चाहिए और 298 केल्विन तापमान पर वाष्पीकरण की आंतरिक ऊर्जा की गणना कीजिए। तो पानी कितना है? 18 ग्राम। ठीक है। अब हम लोगों के पास एक और चीज़ यहाँ पर दी गई है सवाल के अंदर कि जल के लिए 298 केल्विन तापमान पर उसकी वाष्पीकरण एंथैल्पी दी है। मानक वाष्पीकरण एंथैल्पी दी गई है 44.01 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब ये है कि एक मोल पानी को वाष्पित करने के लिए, एक मोल पानी को वाष्पित करने के लिए 44.01 किलो जूल जितनी ऊष्मा चाहिए। तो हमारे पास पानी कितना है? तो अगर हम लोग 18 ग्राम पानी का मोल में ज्ञात कर ले तो वो मोल के लिए हम लोगों को ऊष्मा मिल जाएगी। तो हम लोग एक काम करते हैं कि भाई मोल पानी के लिए द्रव्यमान बटे आणवीय द्रव्यमान। द्रव्यमान है 18, पानी का आणवीय द्रव्यमान होता है 18, मोल आ गया 1। तो एक मोल पानी के लिए 44.01 किलो जूल। तो एक मोल पानी के लिए कितना, मतलब वही जवाब आएगा। ठीक है। तो वही जवाब हम लोगों को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि एक, मतलब कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 18 ग्राम पानी को वाष्पित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा 44.01 किलो जूल पर मोल जितनी ऊष्मा उसको चाहिए, तो ही जो है वो वाष्प में रूपांतर हो जाएगा। चलो अब आगे क्या लिखा है? आगे है कि भी हम लोगों को उसकी आंतरिक ऊर्जा की गणना करनी है। तो आंतरिक ऊर्जा हम लोग कैसे गिनेंगे? चलो, तो हमारे पास सूत्र है कि भाई एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन जो वाष्पित है, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NG RT। ऐसा कल हम लोगों ने सूत्र प्रस्तावित किया था। ठीक है ना। तो अगर ये वाष्पित एंथैल्पी है तो ये वाष्पित आंतरिक ऊर्जा होगी। अब आंतरिक ऊर्जा को सूत्र का कर्ता बना दें तो ये वहीं रहता है, ये सामने चला जाता है, ये पॉजिटिव है, ये सामने जाएगा तो नेगेटिव। ठीक है। अब इन सभी के मूल्य हमको चाहिए। डेल्टा H का मूल्य क्या होगा? देखो डेल्टा H क्या होता है कि स्थिर दाब पर ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन ही एंथैल्पी का परिवर्तन होता है। स्थिर दाब पर ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन कितना है? तो भाई 44.01 किलो जूल। ठीक है ना, इतना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे तो वही डेल्टा H का मूल्य हो गया किलो जूल। इन प्रकार के सवालों में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वाला पूरा स्टेप और ये वाला स्टेप दोनों के मध्य माइनस है, इसलिए यहाँ का हम लोग मूल्य माइनस तभी कर सकते हैं जब इन दोनों की तरफ मात्रक समान होंगे। डेल्टा NG क्या होगा?
कि भाई गैसीय उत्पादों की मूल संख्या माइनस गैसीय अभिकर्मकों की मूल संख्या। तो यहाँ पर हम लोगों को रासायनिक प्रक्रिया लिखनी पड़ेगी। रासायनिक प्रक्रिया क्या है कि भाई पानी है जो स्विमिंग में से बाहर निकला हुआ इंसान के बदन पे लगा हुआ है और उसको वाष्पित रूप में लाना है, तो वो लिक्विड से वाष्प में रूपांतर होगा। यहाँ पर अभी उसका 1 मोल है, यहाँ पर इसका 1 मोल है। ये गैसियस है परंतु ये लिक्विड है। तो गैसीय उत्पादों की मूल संख्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डेल्टा एन जी इक्वल टू गैसीय उत्पादों की मूल संख्या 1 माइनस गैसीय अभिकर्मक, गैस में अभिकर्मक है ही नहीं इसलिए 0, तो ये मिला 1, तो ये हो जाएगा 1। चलो आर होगा, देखो आर के लिए कोई भी एक मूल्य आपको परफेक्ट याद करना है। जैसे कि 8.314 वो जूल पर मोल होता है, जूल पर केल्विन होता है, जूल पर मोल पर केल्विन होता है, जूल पर मोल पर केल्विन। ठीक है, अब इसके आगे अगर आप लोग 00 लगा दोगे ना तो किलो जूल हो जाएगा। मूल्य आपने छोटा किया, मात्रक आपने बड़ा कर दिया, मूल्य छोटा हो गया। तो आपको जो लिखना है वो एक ही याद रखना है, बाकी तो आप लोग कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैं याद रखता हूँ कि भाई 8.314 मुझे याद रहता है जूल पर केल्विन पर मोल। याद रहे ये किलो जूल है और ये केल्विन है। चलो आगे, टी कितना तापमान है भाई हमारे पास, 298 केल्विन तापमान है। तो 298 केल्विन, केल्विन केल्विन कैंसिल। ठीक है, ये 1 मोल है जिससे मोल मोल भी कैंसिल हो गया। 44.01 किलो जूल माइनस 8.314 इंटू 298, तो उसका आंसर होगा, एक काम करते इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, 0.00814 किलो जूल इंटू 298, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर मिलेगा 2.48 किलो जूल। अब दोनों के मात्रक समान हो गए, प्लस माइनस हो सकता है, ये माइनस है तो माइनस करेंगे तो 41.53 किलो जूल आंसर हो गया। तो आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन इतना होगा। ठीक है, देखो मैंने क्या किया, जब मेरे को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी वो मैंने लिखा। जब हम लोग सवाल हल करते हैं तो इसको रटते नहीं हैं, ठीक है ना, इसको समझने का प्रयत्न करते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं तो आंसर आ जाता है। जैसे कि पहले हम लोगों को 18 ग्राम पानी दिया था, उसको वाष्पन करना था, वाष्पित ऊष्मा भी दी गई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि भाई इसका अर्धघटन किया। इसका अर्धघटन ये किया कि 1 मोल में 44.01 किलो जूल होता है। तो हमको पानी कितना दिया है, 18। तो एग्ज़ाम में 18 की जगह और कोई ग्राम दे सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो भाई तो हम लोगों को वही आंसर मिला कि भाई 1 मोल में यही आएगा, क्योंकि 18 ग्राम बट्टे 18 आणविक द्रव्यमान एक ही होता है, अर्थात 1 मोल वाष्पित के लिए इतनी ऊष्मा ही चाहिए। तो 18 ग्राम पानी को वाष्पित करने के लिए इतनी ऊष्मा चाहिए। हो गया, एक जवाब मिल गया। दूसरा सवाल ये था कि हमको आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करनी है, तो हम लोगों ने सूत्र लिखा। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा कौन से सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, तो हम लोगों ने ये वाला सूत्र तय किया। अब हम लोगों को डेल्टा एच हमारे लोगों के पास नहीं था, तो हम लोगों ने क्या किया कि भाई स्थिर दाब पर ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन ही एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर ये जो प्रक्रिया हो रही है वो स्थिर दाब पर ही हो रही है, ठीक है ना, उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब स्थिर लग रहा है, इसलिए ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन ही एंथैल्पी हो गया। डेल्टा एन जी हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया लिखकर प्राप्त की, क्योंकि वैसे ही नहीं आती है, उसको गोखना नहीं होता है। आर का मूल्य हम लोगों को याद करना है, टी हम लोगों को दिया गया था, फिर हम लोगों ने जूल को किलो जूल में एडजस्ट किया, दोनों मात्रक समान लाए
और माइनस करके जवाब आ गया। ठीक है, ये हो गया। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है भाई उदाहरण 6.8। जल वाष्प को आदर्श गैस मानते हुए गणना कीजिए। तो जो पानी की वाष्प है उसे आदर्श गैस मानना है कि 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर और 1 बार दाब पर 1 मोल जल वाष्प को 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की बर्फ में बदलने में आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन होगा। दिया है कि बर्फ की गलन एंथैल्पी इतनी है और जल की ऊष्माधारिता इतनी है। हमको क्या ज्ञात करना है पता है? हमको दिया गया है बर्फ, नहीं, हम लोगों को दिया गया है गैस, जल वाष्प। तो हमको पहले दिया गया है जल वाष्प, उसका तापमान है 100 डिग्री सेल्सियस, और जल वाष्प में से हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं उसे बर्फ में। कितना डिग्री सेल्सियस? 0 डिग्री सेल्सियस। अब आप लोगों को ये पता है कि जल वाष्प सीधा बर्फ में कन्वर्ट नहीं होगा। पहले जल वाष्प से हमको जल मिलेगा, उसके बाद हम लोगों को बर्फ मिलेगा। तो जल वाष्प से बर्फ 0 डिग्री सेल्सियस की बनानी है तो बीच में जल मिलेगा, उसका तापमान कितना होगा? तो स्वाभाविक है उतना ही तापमान होगा। तो शुरुआत में पहले वाष्प पानी में रूपांतर होगी, फिर पानी जो है वो बर्फ में रूपांतर होगा। अर्थात ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है और ये भी 0 डिग्री सेल्सियस है। तो ये प्रक्रिया जो है वो 2 स्टेप में होगा। स्टेप नंबर 1 जल वाष्प से जल, स्टेप नंबर 2 जल से बर्फ। तो पहला स्टेप देखते हैं कि पहले स्टेप में क्या है। अच्छा, और चीज़ें हम लोगों को क्या क्या दी गई हैं तो वो भी हम लोग देख सकते हैं कि बर्फ़ की गलन एंथैल्पी। हाँ आइए आइए सर। अरे भाई जल्दी ले आए, जल्दी ले आए। दरवाज़ा खोल के चले गए भी, चलेगा अभी तो नहीं है, धूप आ रही है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे नहीं दिख रहा है। तो मैं ये कह रहा था स्टेप तो हमारे पास 2 हैं, लेकिन और क्या चीज़ है? हम लोगों को दिया गया है बर्फ़ की गलन एंथैल्पी, मतलब कि जब बर्फ़ जल में पिघल के जल में बनता है तब उसकी ऊर्जा दी गई है 6 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और जल की ऊष्माधारिता दी है। देखो हम लोगों ने ऊष्माधारिता नहीं पढ़ा है, लेकिन ऊष्माधारिता आता है, इसको हम लोग सी बोलते हैं। ठीक है, ऊष्माधारिता को सी से बताया जाता है। और जल की ऊष्माधारिता है 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके सभी के मायने निकलेंगे थोड़ी देर के बाद। चलो पहला तो स्टेप 1 क्या हो रहा है? वाष्प है कितनी? 1 मोल। 1 मोल वाष्प पहले 1 मोल जल में रूपांतर होगी। हो गया? वाष्प जो है हम लोगों को 100 डिग्री सेल्सियस लेना है और ये वाला 0 डिग्री सेल्सियस लेना है। ये प्रक्रिया के लिए एंथैल्पी परिवर्तन मानो कि डेल्टा H 1 है। दूसरा स्टेप ये है कि 1 मोल पानी को बर्फ बनना है। ये क्या है? बर्फ बनाना है सॉलिड, तो उसके लिए एंथैल्पी परिवर्तन है। लेकिन जब पूरा जल वाष्प से बर्फ में रूपांतर होगा तो उसके लिए टोटल करना पड़ेगा कुल एंथैल्पी परिवर्तन कितना होगा कि भाई डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। ठीक है, ये हम लोग टोटल करेंगे तो मिल जाएगा।
हम लोगों को पहले डेल्टा H1 डेल्टा H2 ज्ञात करना पड़ेगा। चलो डेल्टा H1 कैसे ज्ञात करेंगे। डेल्टा H1 उसके लिए सूत्र है, आगे की जो थियरी बोर्ड वालों ने कैंसिल की है उसके अंदर ये वाला सूत्र है, मोल गुणे ऊष्माधारिता गुणे तापमान। ठीक है, चलो मोल, एक मोल, तो एक मोल में द्रव्यमान कितना होगा। तो हम लोग एक काम करते हैं कि भाई प्रति मोल लिखना है, तो एक मोल के लिए द्रव्यमान कितना होगा। तो हम लोग मानो कि इस सूत्र को ऐसे लिखें कि भाई द्रव्यमान लिखना है, तो एक मोल में उसका द्रव्यमान होता है 18 पानी के लिए। ठीक है ना, पानी के लिए ऊष्माधारिता है 4.2 जूल। ठीक है, 18 ग्राम, और ये है ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तापमान हमको डिग्री सेल्सियस में लेना है क्योंकि ये भी डिग्री सेल्सियस में दिया है। डिग्री सेल्सियस गया, ग्राम गया। चलो, तो अब हम लोगों को इन सभी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जवाब मिलेगा 7560 जूल पर मोल। अब आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऊष्माधारिता दी गई है वो ऊष्माधारिता जो है वो जल की ऊष्माधारिता है। ठीक है, मतलब कि जल को वाष्प में रूपांतर करने के लिए, परंतु हम लोग यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं, वाष्प को जल में रूपांतर कर रहे हैं, न कि जल को वाष्प में। जल को वाष्प में रूपांतर करते तो ये मूल्य लिखते हैं, लेकिन जल वाष्प को जल में रूपांतर करते हैं तो ये ही मूल्य लिखेंगे, लेकिन आगे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये प्रक्रिया उल्टी चल रही है। ठीक है, ये जूल हुआ। इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। चलो देखते हैं, डेल्टा H2, डेल्टा H1 ज्ञात हो गया, डेल्टा H2 ज्ञात करते हैं। डेल्टा H2 हम लोगों को दिया गया है, कैसे, देखो यहाँ पर दिया है, बर्फ जब जल में रूपांतर होता है तब उसकी गलन एंथैल्पी हमको दी है। उसकी गलन एंथैल्पी हमको दी है 6 किलो जूल पर मोल, लेकिन कौन सी है ये, बर्फ से जल में। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जल से बर्फ में जा रहे हैं, मतलब कि ये प्रक्रिया यहाँ पे सीधी है, ये प्रक्रिया यहाँ पे उल्टी है, मूल्य वही रहेगा लेकिन हो जाएगा माइनस। तो डेल्टा H2 है -6 किलो जूल पर मोल। चलो, डेल्टा H1 जूल है, डेल्टा H2 किलो जूल है, हमको योग करना है, दोनों की मात्रक समान होने चाहिए। तो एक काम करते हैं, इसको किलो जूल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो भागिए 1000, मात्रक बड़ा हो गया, मूल्य छोटा हो जाएगा। बोलो समझ में आया, ये हो गया। अब डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। डेल्टा H1 कितना है, -7.560 प्लस -6, दोनों किलो जूल पर मोल है इसलिए हम लोग नहीं लिख रहे हैं। -7.560 -6 -7 -6 -13.560 किलो जूल पर मोल। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एंथैल्पी का परिवर्तन जो है वो ज्ञात किया, क्योंकि हम लोगों को आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करनी है और आंतरिक ऊर्जा जो है एंथैल्पी के परिवर्तन से ज्ञात होता है। सूत्र क्या है, सूत्र ये है कि भाई डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ठीक है, या तो डेल्टा NGRT लिखो तो भी चलेगा। अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि जब जल वाष्प बर्फ में रूपांतर हो रहा है, ठीक है ना, तब उसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा।
आयतन तो वैसा ही रहेगा। वैसे तो आयतन छोटा होता है, लेकिन अभी हम लोग नगण्य कर देंगे, क्योंकि इतने छोटे मूल्य के लिए आयतन बहुत छोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आयतन छोटा तो होगा लेकिन ज़्यादा नहीं, इसलिए हम लोग नगण्य कर देंगे। इसीलिए इस प्रक्रिया में ऐसा लिखते हैं हम लोग, इस प्रक्रम या इस प्रावस्था या इस प्रक्रिया में आयतन में परिवर्तन नगण्य करने से आयतन में होने वाला परिवर्तन शून्य, तो ये शून्य हो जाएगा, अर्थात डेल्टा U इक्वल्स टू डेल्टा H हो जाएगा। डेल्टा H ये मिला -13.560 किलो जूल पर मोल। बोलो समझ में आया? ये हम लोगों ने सवाल स्टेप बाय स्टेप किया। पहले जल वाष्प को जल में रूपांतर करेंगे और जल जो है बर्फ में रूपांतर होगा, अपने आप ही होने वाला है। सीधा जल वाष्प से बर्फ में रूपांतर नहीं हो सकता। बर्फ से जल बनने के लिए ऊष्मा इतनी चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको 2 स्टेप में बांट दिया। पहले वाष्प पानी में रूपांतर होगा, पानी फिर गैस में रूपांतर होगा, मतलब कि बर्फ में। बर्फ से जल बन रहा है तो उसकी एंथैल्पी ये रही, क्योंकि ऊष्मा में ही परिवर्तन वही होता है एंथैल्पी। ये बर्फ से जल में 6 होता है, लेकिन जल से बर्फ में करने के लिए उल्टा करना पड़ेगा, माइनस। कुल एंथैल्पी इनका योग होगा, ये वाली एंथैल्पी चाहिए, ये वाली एंथैल्पी चाहिए। पहली एंथैल्पी के लिए सूत्र याद कर लो कि उसका द्रव्यमान जो है वो कितना होगा, तो 1 मोल के लिए इतना होगा, तो W × Cp × डेल्टा T। क्योंकि प्रति मोल हम लोग निकालना चाहते थे, इसलिए हम लोगों ने उसका जो है यहाँ पर आणविक द्रव्यमान रख दिया है। चलो ये आंसर आ गया, ये वाला आंसर आ गया। इनका योग करके आप लोग इसको फिर से एक और बार वीडियो देखकर और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है वो देख लेते हैं हम लोग। वो मेरा अरे ऐसा नहीं, मैं इनको बोल रहा हूँ, मैं तो इनको बोल रहा हूँ। हाँ, वो आएंगे यहाँ पे, कल गैस बहुत उड़ी थी। ये आपका सेहत अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, विद्यार्थी जो अभी मेरे को जो है लेक्चर में जाना है 12th के, तो इतना ही वीडियो रखते हैं हम लोग।